नमस्कार विद्यार्थियों, परीक्षा मंथन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज का टॉपिक है नेहरू युग। 1947 से लेके 1964 ईस्वी तक का ये विवरण है। अब मुख्यतः अगर देखा जाए तो नेहरू की आंतरिक नीतियां हैं, जिसके अंतर्गत देशी रियासतों का विलय है, उनके आर्थिक विकास है, पंचवर्षीय योजनाएं उनके शासनकाल में जो घटी या भूमि संबंधी जो सुधार हुए उनके बारे में, अथवा उनकी विदेश नीति के रूप में विशेष रूप से गुट निरपेक्षता की नीति, इन्हीं बिंदुओं पर मुख्यतः प्रश्न बनते हैं और इन बिंदुओं को हम आपको इस लेक्चर के अंतर्गत बताते हैं। अब नेहरू जी का सामान्य परिचय जानते हैं कि देखिए, जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1889 ईस्वी को इलाहाबाद में हुआ था। इनके पिता मोतीलाल नेहरू थे, माता स्वरूप रानी नेहरू थे। ठीक है। और प्रारंभिक शिक्षा भारत में प्राप्त करने के बाद उच्च शिक्षा प्राप्त इन्होंने ब्रिटेन में किया। उसके बाद भारत आए और फिर आप देखेंगे कि 1916 में कमला नेहरू के साथ इनका विवाह हुआ। 1917 में एक पुत्री का जन्म हुआ जिनका नाम इंदिरा गांधी पड़ा। ठीक है। और फिर पिता के साथ इन्होंने वकालत प्रारंभ की। 1920 के असहयोग आंदोलन में वकालत छोड़ करके गांधी जी के इस आंदोलन में सम्मिलित हुए ये। फिर आप देखें 1928 में सुभाष चंद्र बोस के साथ मिल करके इन्होंने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की। 1929 में कलकत्ता 1929 में लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष रहे। पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पारित किया। ठीक है। 1936 में ये लखनऊ अधिवेशन और फैजपुर अधिवेशन दोनों 1936 में कांग्रेस के अधिवेशन हुए और दोनों के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। 1938 में भारत आयोजन समिति के ये अध्यक्ष बने, जिसमें भारत के आर्थिक विकास के बारे में रिपोर्ट देनी थी, उसके ये अध्यक्ष बने थे। ठीक है। 1946 में जब देश में अंतरिम सरकार बनी तो उस अंतरिम सरकार के उपाध्यक्ष बने थे जवाहरलाल नेहरू और 1947 में इस देश के पहले प्रधानमंत्री बने। और फिर 1947 से 1964 तक 17 वर्षों तक ये देश के प्रधानमंत्री, लगातार 17 वर्षों तक देश के प्रधानमंत्री रहे। ये तो सामान्य विवरण है जो प्रायः आपको पता रहता है। ठीक है। अब सबसे पहले हम आप नेहरू का दार्शनिक स्वरूप के बारे में बताते हैं कि नेहरू जी का दार्शनिक स्वरूप क्या था। ठीक है। देखिए, जवाहरलाल नेहरू व्यक्तिगत रूप से अगर देखा जाए तो किसी धर्म विषय कि कोई एक ही धर्म को मानने वाले थे, किसी धर्म विशेष को मानने वाले नहीं थे, बल्कि एक तरह से अगर देखा जाए तो ये सभी धर्मों की अच्छी बातों पर विश्वास करते थे, किसी धर्म विशेष के अनुयायी नहीं थे और अपने आप को प्रकृति पूजक मानते थे कि भी प्रकृति ही सर्वश्रेष्ठ शक्ति है और उसी प्रकृति की हमें उपासना करनी चाहिए। तो अपने आप को प्रकृति पूजक ये मानते थे। और ये जो परम सत्य है, परम सत्य को अनुभूति के माध्यम से प्राप्त करना चाहते थे कि परम सत्य को कैसे जाना जाए, तो वो एक अनुभूति है। उस अनुभूति के माध्यम से परम सत्य को ये प्राप्त करना चाहते थे। इनका दृष्टिकोण पूरा वैज्ञानिक था और इनका मानना था कि जीवन की सभी समस्याओं का समाधान वैज्ञानिक तरीके से ही हो सकता है। ठीक है। ये धर्म के बाह्य आडंबरों के पक्षधर नहीं थे, रीति रिवाजों के विरोधी तो नहीं थे, ये तो परंपराओं और रीति रिवाजों के विरोधी नहीं थे, लेकिन जिन परंपराओं से, जिन रीति रिवाजों से मानव का नुकसान होता है उससे ये घृणा करते थे। कि ऐसे परंपराओं से मैं घृणा करता हूँ, ऐसे रीति रिवाजों से मैं घृणा करता हूँ
जो मानव के विकास में बाधक हैं। ठीक है, तो ये था इनका। अब नेहरू जी का जो व्यवहारिक चिंतन है उसको निखारने में अगर देखा जाए तो पिता मोतीलाल नेहरू की भूमिका रही, गांधी जी की भूमिका रही, एनी बेसेंट, कार्ल मार्क्स, सर जॉर्ज बर्नार्ड शॉ जैसे लोगों का प्रभाव, कार्ल मार्क्स का प्रभाव इनके व्यक्तित्व पर पड़ा था। ठीक है, लेकिन इनके व्यवहारिक चिंतन को निखारने में सबसे बड़ी भूमिका गांधी जी की रही। नेहरू जी गांधी जी के सत्य, अहिंसा और नैतिकता के प्रति पूर्ण निष्ठा के साथ कार्य किया था। ठीक है, और दूसरी चीज गीता का भी इनके ऊपर व्यापक प्रभाव था। हाँ, गीता का उपदेश कि भाई बिना फल की इच्छा के कर्म करो। हाँ, ये चीज देखिए इन पर था। तो ये इनका दार्शनिक स्वरूप था जो है नेहरू जी का। अब जब देश आजाद हुआ तो जो आजादी के बाद पहली समस्या आई, वो आई देसी रियासतों के विलय की। देसी रियासतों का विलय। देखिए, जिस समय देश आजाद हुआ उस समय भारतवर्ष में 562 स्वतंत्र मतलब देसी राज्य थे। अब आप सोच 562 देसी राज्य, स्वतंत्र राज्य थे। यानी स्वतंत्रता प्राप्ति के समय देश का 2/3 मतलब 3/5 हिस्सा यानी लगभग 60% ब्रिटिश प्रांत थे और लगभग 40% 2/5 वो देसी रियासत थे। और ये अपने आप में एक बड़ी समस्या थी कि इन देसी रियासतों का भारत संघ के साथ विलय कैसे किया जाए, ये एक बड़ी समस्या थी। अब जहां तक माउंटबेटन योजना की है तो माउंटबेटन योजना में आप देखेंगे कि देसी रियासतों को स्वतंत्र रहने का विकल्प नहीं था कि वो स्वतंत्र रह सकती हैं। उनके साथ क्या था कि या तो वो भारत में मिल सकती हैं या पाकिस्तान में मिल सकती हैं या ब्रिटेन के साथ पूर्ववत संबंध बनाए रख सकती हैं, ये विकल्प था। स्वतंत्र रहने का विकल्प नहीं था उनके पास। ठीक है, अब ऐसी स्थिति में क्या हुआ कि सरकार ने अनेक देसी रियासतों के सामने ये प्रस्ताव रखा कि भाई 15 अगस्त 1947 तक आप भारत संघ में विलय कर लें, और अन्यथा उसके बाद जब आपके राज्य की जनता विद्रोह करेगी तो फिर हमें कड़ा रुख अपनाना पड़ेगा। ये सरकार का निर्णय था देसी रियासतों के प्रति। अब देसी रियासतों के विलय के लिए कई कारक उत्तरदायी थे। कुछ देसी रियासतें थी जो अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखना चाहती थीं। कुछ ब्रिटिश सलाहकार उनको प्रेरित कर रहे थे कि आप स्वतंत्र रहिए। मोहम्मद अली जिन्ना ने भी एक भाषण में ऐसा विचार व्यक्त किया था। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे कारक थे जिससे देसी रियासतों का भारत के साथ विलय संभव हो सका। अब एक अगर देखा जाए तो देसी रियासतों की जनता में राष्ट्रवादी भावना ये एक कारक था। वास्तव में अगर देखा जाए तो जो देसी रियासतें थी, देसी राज्य थे, वहां की जो जनता थी, वहां की जनता में भी राष्ट्रीय भावना जागृत हो गई थी और आजादी से पहले ही उनमें राष्ट्रीय भावना जागृत हो गई थी। अब वो भारत संघ में सम्मिलित होने के लिए आंदोलन कर रहे थे, तो इस कारण से देसी रियासतों को जो है विलय करना मजबूरी बन गया। ठीक है, फिर कांग्रेस का असमझौतावादी दृष्टिकोण, ठीक है, तो कांग्रेस का जो है असमझौतावादी क्या था दृष्टिकोण। एक तो ये था, कांग्रेस ने स्पष्ट कर दिया था कि देखो भाई, ये विलय के मुद्दे में
हम किसी भी राज्य से समझौता नहीं करेंगे और उनको भारत संघ के साथ विलय करना ही पड़ेगा, इसमें कोई और विकल्प है ही नहीं। बिल्कुल असमझौतावादी दृष्टिकोण था कांग्रेस का। और तीसरा कारण था सरदार पटेल की भूमिका। सरदार पटेल की भूमिका, अब देखिए, सरदार पटेल देश के गृह मंत्री और देशी रियासतों से संबंधित मंत्री थे और देशी रियासतों का भारत संघ में विलय में महत्वपूर्ण भूमिका सरदार वल्लभ भाई पटेल ने निभाई थी। सरदार पटेल ने स्पष्ट कर दिया था कि 15 अगस्त 1947 तक सभी देशी रियासतों को भारत संघ में मिलना ही है और नहीं मिलेंगे तो वहां की जनता विद्रोह करेगी, तब हम रियासतों के प्रति बहुत कठोर रुख अपनाएंगे। और फिर आप देखेंगे कि 15 अगस्त 1947 तक 3 देशी राज्यों के अतिरिक्त सबने विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए। अब वो 3 कौन से देशी राज्य थे जो भारत संघ में मिलने से इनकार किया? तो उनमें एक तो था, सबसे पहले अगर देखा जाए तो जम्मू कश्मीर, ये राज्य, दूसरा गुजरात का जूनागढ़ राज्य और तीसरा था हैदराबाद राज्य। ये 3 राज्य थे जो भारत संघ में मिलने से इनकार कर दिया। ये सब स्वतंत्र स्थिति बनाए रखना चाहते थे, या जूनागढ़ पाकिस्तान में मिलना चाहता था। अब इनके साथ क्या स्थिति आती है? जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह थे, राजा हरि सिंह, ठीक है, और ये अपनी स्वतंत्र स्थिति बनाए रखना चाहते थे। इसके लिए ये भारत पाकिस्तान दोनों से समझौता करना चाहते थे। लेकिन इसी बीच में अगर आप देखें तो 20 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान की सेना ने कबीलाइयों की ड्रेस में, उनके भेष में कश्मीर पर आक्रमण कर दिया और बहुत सारे क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। ये स्थिति देखकर राजा हरि सिंह तुरंत भारत सरकार से सहायता की मांग की। भारत सरकार ने शर्त रखी कि पहले विलय पत्र पर हस्ताक्षर करेंगे तभी हम सहायता देंगे। परिणाम क्या हुआ कि 26 अक्टूबर 1947 को राजा हरि सिंह के प्रधानमंत्री मेहरचंद महाजन थे, उन्होंने विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए और इस तरह से जम्मू कश्मीर भारत संघ का हिस्सा बन गया। यद्यपि कुछ हिस्सों पर लगभग 32,000 वर्ग मील क्षेत्र पर आप देखेंगे कि पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया था, वो आज भी विवाद का विषय बना हुआ है। अब बात जूनागढ़ की है। जूनागढ़ का जो नवाब था वो मुस्लिम था, एक तो ये समझिए, और जूनागढ़ की जो प्रजा थी वो हिंदू थी। अब जूनागढ़ का जो मुस्लिम नवाब था वो पाकिस्तान में मिलना चाहता था, लेकिन जनता चूंकि हिंदू थी तो वो विरोध कर रही थी कि नहीं, हम पाकिस्तान में मिलेंगे ही नहीं। परिणाम क्या हुआ कि यहाँ पर जनमत संग्रह कराया गया और जनमत संग्रह में ये निर्णय हुआ कि जूनागढ़ भारत, वहां की जनता ने स्पष्ट रूप से बहुमत में ये निर्णय दे दिया कि हम भारत में मिलेंगे और इस तरह से फरवरी 1948 में जूनागढ़ रियासत को भी भारत में सम्मिलित कर लिया गया। अब तीसरा राज्य था हैदराबाद राज्य। हैदराबाद का जो निजाम था मुस्लिम था और यह स्वतंत्र स्थिति बनाए रखना चाहता था कि ना हम पाकिस्तान में मिलेंगे ना भारत में, हम स्वतंत्र राज्य रहेंगे। और नवंबर 1947 में हैदराबाद के निजाम ने भारत से यह समझौता किया कि वो 1 साल के लिए यथास्थिति बनाए रखें, यानी नवंबर 1947 में यथास्थिति के लिए समझौता हो गया 1 वर्ष के लिए। तो ठीक है, 1 वर्ष तक आपकी स्थिति यथास्थिति बनी रहेगी, उसके बाद तो मिलना ही पड़ेगा। फिर अभी 1 साल पूरे ही नहीं हुए, निजाम के शासन से त्रस्त होकर के हैदराबाद की जो प्रजा थी, जनता थी, वो निजाम के विरुद्ध विद्रोह कर देती है और फिर हैदराबाद के निजाम ने जनता पर बड़ा अत्याचार किया। अपनी सेना को भेज दिया, क्रूरता के साथ सेना ने जनता का दमन किया। अब जब इसकी जानकारी भारत सरकार को मिली तो सरकार ने हैदराबाद के खिलाफ ऑपरेशन पोलो शुरू किया और फिर आप देखेंगे कि भारत की सेना जो है हैदराबाद पहुंची
और निजाम की सेना को पराजित किया और पराजित करने के बाद निजाम को बाध्य किया कि वो विलय पत्र पर हस्ताक्षर करे। और इस तरह से आप देखेंगे कि 1948 में, सितंबर 1948 में हैदराबाद राज्य का भी भारत में विलय हो गया। तो ये 3 राज्य थे जिनका विलय 15 अगस्त के बाद हुआ। ये समस्या पैदा कर रहे थे, लेकिन सरदार पटेल के सूझबूझ से और इनके साहस से ये कार्य संभव हो सका। यही कारण है कि सरदार पटेल को लौह पुरुष कहा जाता है, कि बिल्कुल लोहा की तरह ये अडिग रहे और भारत की एकता के लिए उन्होंने सारे रियासतों का भारत में क्या करा लिया, विलय करा लिया। तो ये हमने अपने देशी रियासतों के विलय के बारे में बताया। अब नेहरू का आर्थिक दृष्टिकोण अगर देखें, नेहरू की आर्थिक नीतियां देखिए, जवाहरलाल नेहरू समाजवाद से अत्यधिक प्रभावित थे। ठीक है, नेहरू का समाजवाद, तो नेहरू जी समाजवाद से अत्यधिक प्रभावित थे और इनका कहना था कि भारत और विश्व की सभी समस्याओं का एकमात्र समाधान समाजवाद है। और ये भी कहते थे कि समाजवाद केवल आर्थिक दर्शन नहीं है, यह आर्थिक विचारधारा नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा जीवन दर्शन है जो मुझको अत्यधिक प्रभावित किया है। तो नेहरू जी समाजवाद से बहुत प्रभावित थे और इनकी आर्थिक नीतियां इसी समाजवाद से प्रेरित थे। लेकिन नेहरू का समाजवाद जो था वो क्या था, लोकतांत्रिक समाजवाद था। ये ध्यान में रखिए कि किस समाजवाद की स्थापना की थी, लोकतांत्रिक समाजवाद की स्थापना की थी। अब इसे संसदीय समाजवाद कह सकते हैं। अब नेहरू का जो समाजवाद था वो कार्ल मार्क्स और गांधीवादी विचारधारा की टकराहट का परिणाम था। एक तरफ मार्क्सवाद था और दूसरी तरफ गांधीवाद था, और दोनों के टकराहट के परिणाम स्वरूप नेहरू के समाजवाद का विकास हुआ। ठीक है, नेहरू कार्ल मार्क्स के वर्ग संघर्ष की अवधारणा का तो समर्थन करते थे, लेकिन कार्ल मार्क्स की रक्त रंजित क्रांति को अस्वीकार करते थे, उसके विरोधी थे। ठीक है, अब समाजवाद का मतलब यह है कि भाई समान रूप से आर्थिक वितरण, समानता मूलक, समता मूलक समाज, बराबरी का समाज। ठीक है, सामान्यतः समाजवाद में क्या होता है कि इसमें आर्थिक समानता पर बल दिया जाता है सामान्यतः, लेकिन नेहरू भी आर्थिक समानता पर बल देते थे। लेकिन नेहरू आर्थिक समानता के साथ साथ पश्चिमी देशों से व्यक्ति की स्वतंत्रता की विचारधारा को भी ग्रहण किया। ठीक है, और तो इन्होंने आर्थिक समानता के सिद्धांत के साथ साथ व्यक्ति की स्वतंत्रता पर बल दिया। और इन्होंने ये भी कहा कि देखिए, आर्थिक समानता की गति हो सकता है थोड़ी धीमी भी रहे, लेकिन व्यक्ति की स्वतंत्रता के साथ समझौता नहीं हो सकता है। तो ये चीज नेहरू जी ने व्यक्ति की स्वतंत्रता पर बहुत बल दिया। दूसरी चीज ये है कि समाजवाद में प्रायः अगर आप देखें तो वितरण पर बल दिया जाता है, लेकिन नेहरू ने वितरण के साथ साथ सबसे ज्यादा बल दिया उत्पादन पर, और ये कहा कि देखिए, अगर उत्पादन ही नहीं होगा तो किस चीज का हम वितरण करेंगे, और इसलिए उत्पादन पर बल देना बहुत जरूरी है। और इन्होंने ये भी कहा कि गरीबी और भूखमरी का कोई समाजवाद नहीं होता। ठीक है, तो इसलिए इन्होंने वितरण के साथ साथ उत्पादन पर अत्यधिक बल देते हैं, और यही नेहरू का जो है लोकतांत्रिक समाजवाद है। नेहरू आप देखेंगे कि संपत्ति के हरण के पक्षधर नहीं थे। इनका यह भी मानना था कि भाई संपत्ति अगर किसी कारण से सरकार को
अपने नियंत्रण में लेना है तो उसका मुआवजा देना चाहिए, और मुआवजा देकर के ही किसी की संपत्ति लेनी चाहिए। तो यही जो विचारधारा है वो लोकतांत्रिक समाजवाद कहलाता है, यही नेहरू का समाजवाद है। और नेहरू का समाजवाद मिश्रित अर्थव्यवस्था को जन्म देता है। ठीक है, अब आर्थिक नीतियों में अगर देखा जाए तो सबसे पहले आर्थिक नियोजन के बारे में बताते हैं। देखिए 1934 ईस्वी में सबसे पहले आप देखेंगे कि एक इंजीनियर और राजनयिक थे, एम विश्वेश्वरैया। ये एम विश्वेश्वरैया, ये आधुनिक मैसूर के जनक माने जाते हैं। आधुनिक मैसूर का जनक कौन था? एम विश्वेश्वरैया थे। ठीक है, तो इन्होंने 1934 में प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया ये पुस्तक लिखी, और इस पुस्तक में इन्होंने राष्ट्रीय आय को 10 साल में दुगना करने की योजना प्रस्तुत की कि राष्ट्रीय आय को 10 वर्ष में क्या किया जाए? दुगना किया जाए। तो यहां से राष्ट्रीय नियोजन की एक कार्य प्रारंभ हो गया। 1938 में आप देखेंगे कि जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में भारतीय आयोजन समिति का गठन किया गया। ठीक है, और भारत के आर्थिक विकास के लिए रिपोर्ट देने के लिए कहा गया कि भारत के आर्थिक विकास पर आप एक रिपोर्ट तैयार करें। ठीक है, 1943 में बंबई के 8 उद्योगपतियों की एक बैठक हुई जिसे बॉम्बे प्लान के नाम से जाना जाता है। ठीक है, बॉम्बे प्लान। और इसमें आप देखेंगे कि भारत में आधारभूत उद्योगों को संरक्षण देने पर बल दिया गया, और ये कहा गया कि भाई भारत की जो प्रति व्यक्ति आय है उसको जो है दुगना किया जाए, 65 रुपए से 130 रुपए किया जाए 15 वर्ष में। फिर आप देखेंगे कि 1944 में बॉम्बे प्लान के ही एक लेखक थे आरदेशिर दलाल, इनके नेतृत्व में जो है भारतीय विकास विभाग की स्थापना की गई। ठीक है, 1948 में भारतीय आयोजन समिति की रिपोर्ट 1948 में आती है, और इसमें आप देखेंगे कि आधारभूत उद्योगों को जो सेवा से संबंधित उद्योग हैं, रेल है, जलमार्ग है, खनिज है, इन सब को सरकार के नियंत्रण पर रखने पर बल दिया गया। और फिर इसी क्रम में 1950 में आप देखेंगे कि योजना आयोग का गठन किया गया, और फिर योजना आयोग के माध्यम से आगे पंचवर्षीय योजनाएं शुरू हुई, और पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से भारत के विकास का कार्य प्रारंभ हुआ। अब देखिए नेहरू के समय में 3 पंचवर्षीय योजनाएं शुरू हुई। अब प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 में शुरू हुई, 56 तक चली। तो ये प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से शुरू होकर 56 तक चलती है। ये डोमर समृद्धि मॉडल पर आधारित थी। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? डोमर समृद्धि मॉडल पर आधारित थी। अब इस योजना की विशेषता अगर देखें तो इस योजना में कृषि को प्राथमिकता दी गई। कि भाई सबसे पहले क्या है कि देश में खाद्यान्न का अधिक उत्पादन होना चाहिए, तो कृषि के विकास को जो है अत्यधिक प्राथमिकता इस पंचवर्षीय योजना में, प्रथम पंचवर्षीय योजना में
दी गई। ठीक है, अब आप देखेंगे कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में विकास दर 2.1% रखा गया था। यह लक्षित विकास दर था कि हमारा लक्ष्य है कि 2.1% विकास हम प्राप्त करेंगे। और फिर आप देखेंगे प्रथम पंचवर्षीय योजना में 2.1% लक्ष्य रखा गया था, लेकिन 3.6% विकास दर प्राप्त हुआ। ठीक है, लक्ष्य था 2.1 का और प्राप्त हुआ 3.6%। तो काफी अच्छे विकास दर की प्राप्ति हुई। अब इसी पंचवर्षीय योजना में आप देखेंगे कि दामोदर घाटी परियोजना, भाखड़ा नांगल परियोजना, हीराकुंड परियोजना, ये आप देखेंगे कि इस पंचवर्षीय योजना में ये सारी बहुउद्देशीय परियोजनाएं शुरू होती हैं। ठीक है, तो ये प्रथम पंचवर्षीय योजना के मुख्य बिंदु हमने बताया। अब द्वितीय पंचवर्षीय योजना अगर देखें तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 तक चली। ये समय था द्वितीय पंचवर्षीय योजना का। अब द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य क्या था? तो इसमें अच्छा, ये महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। ठीक है, अब इस योजना में सबसे प्रमुख लक्ष्य किसको रखा गया? तो इसमें भारी एवं आधारभूत उद्योगों के विकास पर बल दिया गया। और साथ ही आप देखेंगे कि कृषि को कृषि प्रभावित ना हो, कृषि को प्रभावित किए बिना भारी एवं आधारभूत उद्योगों के विकास पर बल दिया जाता है। ठीक है, तो ये था। अब इस द्वितीय पंचवर्षीय योजना का लक्षित विकास दर 4.5% था, लेकिन वास्तविक रूप में 4.2% की ही प्राप्ति हो सकी। 4.5% लक्ष्य था और 4.2% की प्राप्ति होती है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में ही आप देखेंगे कि पश्चिम जर्मनी की सहायता से उड़ीसा में राउरकेला में, ठीक है, सोवियत रूस की सहायता से छत्तीसगढ़ में भिलाई में और ब्रिटेन की सहायता से पश्चिम बंगाल में दुर्गापुर में इस्पात उद्योगों की स्थापना होती है, इस्पात कारखानों की स्थापना होती है। तो ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना की हमने विशेषता बताई। अब तृतीय पंचवर्षीय योजना अगर देखें तो तृतीय पंचवर्षीय योजना 1961 से शुरू होकर के 1966 तक चली, ये था। अब इसमें आप देखेंगे कि एक बार फिर कृषि को प्राथमिकता दी गई कि उद्योगों को प्रभावित किए बिना कृषि के विकास पर अधिक बल दिया जाए। तो एक बार फिर कृषि को प्राथमिकता दी जाती है। ये क्षेत्रीय मॉडल पर आधारित था। तृतीय पंचवर्षीय योजना क्षेत्रीय मॉडल पर, अनेक क्षेत्रीय मॉडल पर आधारित था। ठीक है, अब तृतीय पंचवर्षीय योजना में आप देखेंगे कि लक्षित विकास दर 5.6%
रखा गया था कि लक्षित विकास दर क्या होगा, 5.6% होगा, लेकिन वास्तविक विकास दर 2.7% की हुई। बहुत ही खराब प्रदर्शन रहा तृतीय पंचवर्षीय योजना में, क्योंकि 5.6% विकास का लक्ष्य रखा गया और 2.7% ही लक्ष्य की प्राप्ति हो सकी, तो निश्चित रूप से ये बहुत खराब प्रदर्शन को दर्शाता है। अब इस खराब प्रदर्शन के लिए कई कारक जिम्मेदार थे, और वो कारक क्या थे? पहला कारक तो ये था कि 1962 में भारत चीन युद्ध हुआ, उससे आप देखेंगे कि विकास अवरुद्ध हुआ। फिर 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ, 1965-66 में भीषण अकाल पड़ा। इन कारणों से पंचवर्षीय योजना बहुत सफल, तृतीय पंचवर्षीय योजना बहुत सफल नहीं रही। तो ये हमने तृतीय पंचवर्षीय योजना के संदर्भ में बताया। अब आर्थिक नीतियों में एक महत्वपूर्ण कार्य हुआ, भूमि सुधार। देखिए ब्रिटिश शासन के अंतर्गत सबसे ज्यादा अगर कोई शोषण का शिकार हुआ, अत्याचार का शिकार हुआ, तो भारत का किसान था। और ऐसे में आजादी के बाद बहुत जरूरी था कि कृषि व्यवस्था में, भूमि व्यवस्था में सुधार करना। ठीक है। अब आप देखेंगे कि ब्रिटिश शासन के अंतर्गत मुख्य रूप से जमींदारी व्यवस्था प्रचलित थी, और जमींदार जो है किसानों का अत्यधिक शोषण करते थे। ठीक है। जमींदार एक परजीवी वर्ग था, किसानों की मेहनत पर पलता था, और जमींदारों के शोषण के परिणाम स्वरूप देश के किसान की स्थिति बड़ी दयनीय हो गई थी। बहुत ही निर्धनता का जीवन व्यतीत करता था और बिल्कुल पूरी तरह कर्ज के बोझ से दबा हुआ था, और यही कारण है कि कृषि का विकास भी नहीं हो पा रहा था। ठीक है। तो आजादी के बाद आप देखेंगे कि जब नेहरू प्रधानमंत्री बने तो उनका पहला एक लक्ष्य था कि भूमि में सुधार किया जाए, क्योंकि देश का लगभग 59% भाग या खेती की जमीन या तो जमींदारों के नियंत्रण में थी या जागीरदारों के नियंत्रण में थी, और इसलिए सबसे पहले स्वतंत्रता के बाद जमींदारी उन्मूलन अधिनियम पारित किया गया। 1949 ईस्वी तक देश के अनेक प्रांतों ने जमींदारी उन्मूलन अधिनियम पारित करके अपने अपने प्रांतों से जमींदारी व्यवस्था समाप्त कर दी। 1951 में भारत सरकार ने भी जमींदारी उन्मूलन अधिनियम पारित कर दिया, लेकिन जमींदारों ने क्या किया कि संपत्ति के मौलिक अधिकार का मुद्दा बना करके इसे न्यायालय में चुनौती दे दी, और जब न्यायालय में चुनौती दे दी तो फिर आप देखेंगे कि 1951 में संविधान का पहला संशोधन आया, प्रथम संशोधन हुआ। इसके बाद फिर आगे भी आप देखेंगे कि 1955 में चौथा संशोधन हुआ, और इस संशोधन के बाद आप देखेंगे कि जो भूमि संबंधी मुद्दा था वो संविधान की 9वीं अनुसूची में रख दिया गया, और ये न्यायिक अवलोकन से बाहर कर दिया गया कि इस मुद्दे पर न्यायिक अवलोकन नहीं होगा, और इस तरह से आप देखेंगे कि जमींदारी उन्मूलन हो गया। लेकिन जमींदारी उन्मूलन तो हो गया था, व्यवहारिक रूप से किसानों से राजस्व वसूल करने का अधिकार अब सरकार के पास आ गया, लेकिन कुछ कारणों से अगर देखा जाए तो अभी भी जमींदारों के पास जमीन का बहुत बड़ा हिस्सा बना रहा। उसमें एक चीज थी खुद काश्त, और खुद काश्त की आड़ में यानी जितनी भूमि पर जमींदार स्वयं खेती कर सकता है वो अपने पास रख सकता है, किसानों से ले सकता है।
तो खुद काश्त की आड़ में आप देखेंगे कि जमींदारों ने भारी मात्रा में खेती की जमीन अपने नाम रखा, किसानों को कम मिली। तो इस कारण से जमींदारों के पास बहुत बड़ी मात्रा में जमीन बनी रही। ठीक है, उसके बावजूद आप देखेंगे कि सरकार ने ये नियम बनाया था कि कोई किसान अगर जमीन पर खेती नहीं कर सकता तो वो स्वैच्छिक रूप में जमींदार को भूमि समर्पित कर सकता था। तो स्वैच्छिक समर्पण की नीति। अब यद्यप कोई किसान स्वेच्छा से अपनी भूमि जमींदार को नहीं देना चाहता था, लेकिन जमींदार एक शक्तिशाली वर्ग था, ठीक है, बाहुबली वर्ग था, और वो किसानों पर बलपूर्वक स्वेच्छा से अपनी जमीन छोड़ने के लिए दबाव बनाता था, और फिर किसान डर के मारे जो है अपनी जमीन स्वेच्छा से जमींदार को दे देता था। तो ये स्वैच्छिक समर्पण के कारण भी जमींदारों के पास जमींदारी उन्मूलन के बाद भी बड़ी मात्रा में जमीन बनी रही। फिर जाकर के जब ये समस्या सरकार को पता चली तो चौथी पंचवर्षीय योजना में, यानी जो 1966 से 71 के बीच में चौथी पंचवर्ष, उसमें सरकार ने ये कानून बनाया कि जो किसान स्वैच्छिक समर्पण करेगा वो जमीन जमींदार को नहीं मिलेगी, सरकार को मिलेगी, और इस तरह से स्वैच्छिक समर्पण स्वतः फिर रुक गया। ठीक है, तो ये जमींदारी उन्मूलन की समस्या भी रही कि जमींदारी उन्मूलन तो हो गया, लेकिन जमींदारों के पास जमीन का बहुत बड़ा हिस्सा बना रहा। अब इसके लिए आगे चल करके क्या हुआ कि जमींदारों के पास बहुत ज्यादा जमीन और किसानों के पास कम जमीन, और बहुत सारे किसानों के पास कोई जमीन नहीं थी। तो इसके लिए सरकार ने क्या किया कि हदबंदी या सीमाबंदी योजना शुरू की। अब हदबंदी या सीमाबंदी क्या थी कि एक भूस्वामी के पास अधिकतम भूमि की मात्रा कितनी होनी चाहिए, एक भूस्वामी के पास भूमि की अधिकतम मात्रा क्या होनी चाहिए वो निर्धारित किया जाए, और फिर अगर सीमा से ज्यादा जमीन है तो वो ले ली जाए, सरकार ले ले, और जिन लोगों के पास जमीन नहीं उन्हें दे दे। ठीक है, अब लेकिन सरकार ने गलती क्या की कि हदबंदी या सीमाबंदी का आधार परिवार को न बनाकर व्यक्ति को बना दिया। अब मान लिया एक जमींदार के पास 400 बीघा जमीन है और हदबंदी में आ गया कि भाई 80 बीघा से जमीन ज्यादा नहीं रख सकते, तो जमींदार ने क्या किया कि 80 बीघा अपने नाम कर लिया और 80-80 बीघा अपने 4 बेटों के नाम कर दिया। तो सारी 400 बीघा जमीन तो उसी के पास रह गई। तो क्योंकि व्यक्ति को आधार अगर परिवार को आधार बनाया जाता कि एक परिवार में 80 बीघा से ज्यादा नहीं होनी चाहिए तो बाकी जमीन मिल जाती, लेकिन यहां सरकार ने व्यक्ति को आधार बनाया। तो फिर भूस्वामी ने क्या किया कि परिवार के हर सदस्य के नाम जमीन कर दिया और जमीन बच गई। इतने बड़े देश में केवल 24 लाख एकड़ भूमि ही इस कानून के, इस व्यवस्था के अंतर्गत सरकार को मिली, और कुछ ही लोगों को फिर ये भूमि बांटी जा सकी। तो यह हदबंदी की समस्या थी। फिर चकबंदी। ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत आप देखेंगे कि जो भूमि थी वो छोटे छोटे खंडों में विभक्त हो गई, और छोटे छोटे खंडों में विभक्त हो जाने के कारण क्या हुआ कि उस पर वैज्ञानिक ढंग से खेती नहीं हो पा रही थी, उपज नहीं हो पा रही थी, और जमीन का अधिकांश हिस्सा मेढ़ में निकल जाता था, क्योंकि छोटे छोटे टुकड़े, हर जमीन के बीच में बड़ी सी मेढ़ बनाई गई, तो कितनी जमीन तो मेढ़ में थी। तो इस समस्या को दूर करने के लिए और कृषि को उन्नतशील बनाने के लिए सरकार ने चकबंदी की योजना बनाई। सर्वप्रथम बड़ौदा राज्य में जो है 1920 में चकबंदी की गई। पहली चकबंदी कब हुई है? 1920 में, और गुजरात के बड़ौदा राज्य में। और जब यहाँ चकबंदी सफल रही तो नेताओं ने जो है देश के अन्य क्षेत्रों में भी चकबंदी कराने की मांग की। इसमें क्या था कि किसान की जोत जो है अगर बिखरी हुई है, मान लिया एक टुकड़ा जो है एक क्षेत्र में, दूसरा टुकड़ा दूसरे क्षेत्र में, तीसरा टुकड़ा तीसरे क्षेत्र में, तो किसान कहाँ कहाँ कृषि की देखभाल करेगी? तो सारे टुकड़ों को क्या किया गया कि एक जगह कर दिया गया। तो चकबंदी के माध्यम से
किसान की भूमि को जो है एक जगह किया गया, सारा जोत जो है एक जगह हो गया। इससे अब जो है मेढ़बंदी की समस्या खत्म हो गई। हाँ, अब बड़ा भूखंड मिल गया, उस पर अच्छी खेती हो सकती है। तो इस तरह की व्यवस्था शुरू हुई। प्रथम पंचवर्षीय योजना के बाद द्वितीय पंचवर्षीय योजना जब खत्म हुई तो करीब 1,81,00,000 हेक्टेयर भूमि पर चकबंदी हुई, बड़ी सफल रही। फिर तृतीय पंचवर्षीय योजना में भी इतनी ही भूमि पर चकबंदी हो सकी। जहां जहां चकबंदी हुई वहां ये सफल रही। मुख्यतः उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, इन क्षेत्रों में चकबंदी काफी सफल रहती है। ठीक है। तीसरी चीज ये थी कि भूमि सुधार के अंतर्गत सरकार ने भूमि का स्वामी किसानों को बना दिया और जो लगान की दर ब्रिटिश काल में आधे से अधिक तक हो गई थी उसे 1/4 या 1/5 कर दिया गया। सभी राज्य सरकारों ने इस व्यवस्था को मान लिया। ठीक है, तो ये चीज है। अब भूमि सुधार के बाद आप देखेंगे कि ये बातें हो गई। अब एक और समस्या थी, इतना सब सरकार के करने के बाद भी देश में भूमिहीन लोगों की संख्या बहुत थी। सरकार ने प्रयत्न किया लेकिन बहुत। अब इसी संदर्भ में एक आंदोलन चलता है, भूदान आंदोलन। भूदान आंदोलन, ठीक है। अब भूदान आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? विनोबा भावे। ये याद रखिएगा, भूदान आंदोलन किसने चलाया था? विनोबा भावे। ये 1951 से भूदान आंदोलन प्रारंभ हुआ। उद्देश्य क्या था कि बड़े बड़े भूस्वामी लोगों से, जमींदारों से उनकी भूमि का 1/6 हिस्सा दान में ले लिया जाए और जिन लोगों के पास जमीन नहीं उनको हम दे देंगे। तो ये विनोबा भावे ने बड़े शांतिपूर्वक अहिंसक आंदोलन शुरू किया कि बड़े जोतदारों से जमीन ले करके भूमिहीन किसानों को जो है जमीन दे दी जाए। अब विनोबा भावे को पहला भूदान कहाँ मिला? 18 अप्रैल 1951, याद रखिएगा तारीख। आंध्र प्रदेश का एक गांव था पोचमपल्ली और इस गांव के एक जमींदार थे रामचंद्र रेड्डी। तो सबसे पहले विनोबा भावे को 18 अप्रैल 1951 को आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली गांव में पहला भूमि अनुदान मिला और यहाँ के पोचमपल्ली के जमींदार रामचंद्र रेड्डी ने पहला भूमिदान दिया था। अपनी भूमि का 1/6 हिस्सा इन्होंने दान में दे दिया। इसके बाद फिर ये आंदोलन चलता रहा, भूदान आंदोलन। भूदान आंदोलन ही आगे चल के ग्राम दान आंदोलन में भी परिवर्तित हो गया और ये कहा गया समस्त भूमि भगवान की है, और उसमें से कुछ हिस्सा जो है दान दिया जाए। जिन लोगों के पास जमीन नहीं उनको जमीन मिल सकेगी। अब यह आंदोलन के माध्यम से लगभग 4 लाख एकड़ भूमि दान में मिली। यद्यपि लक्ष्य 5 करोड़ एकड़ का था लेकिन उतना सफल नहीं हो पाया ये। और आप देखेंगे कि भूमि दान आंदोलन में सम्मिलित होने के लिए जयप्रकाश नारायण ने सक्रिय राजनीति से संन्यास ले लिया था। कांग्रेस, समाजवादी कांग्रेस के नेता थे जयप्रकाश नारायण, ठीक है। और आप देखेंगे कि उन्होंने इस आंदोलन में शामिल होने के लिए सक्रिय राजनीति से संन्यास ले लिया। तो ये भूमि सुधार के बारे में हमने बताया। तो ये नेहरू जी के समय में कुछ आर्थिक नीतियां थी। हमने पंचवर्षीय योजनाओं और भूमि सुधार के बारे में चर्चा की। अब अगला टॉपिक आपको बताएंगे नेहरू की विदेश नीति। नेहरू की विदेश नीति, ठीक है। देखिए, नेहरू की विदेश नीति को अगर आप अध्ययन करें तो उसमें आप पाएंगे कि नेहरू की विदेश नीति
का मुख्य आधार था गुट निरपेक्षता की नीति। और इसी गुट निरपेक्षता की नीति के परिणाम स्वरूप गुट निरपेक्ष आंदोलन चला, नॉन अलायंस मूवमेंट, नाम जिसे कहते हैं। ठीक है, गुट निरपेक्षता की नीति अंतरराष्ट्रीय राजनीति में भारत की देन है। यानी प्रश्न आए कि ये गुट निरपेक्षता की नीति किसकी देन है, आप लोग क्या उत्तर देंगे? ये भारत की देन है। ठीक है, जब देश आजाद हुआ, जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने, तो उन्होंने विदेश नीति के रूप में जिस नीति का अनुसरण किया उसी को हम गुट निरपेक्षता की नीति के नाम से जानते हैं। गुट निरपेक्षता की नीति का सीधा संबंध अगर देखा जाए तो शीत युद्ध से है। यानी इस कारण से गुट निरपेक्षता की नीति का जन्म होता है। अब यह शीत युद्ध क्या है? आप देखेंगे कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व में दो शक्तियों का उदय हुआ, एक सोवियत संघ रूस और एक संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, ये दो शक्तियां विश्व में उभरती हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ रूस। ठीक, अब इन दोनों में आप देखेंगे कि एक तरह से ये कह सकते हैं कि विश्व में कौन बड़ा है, कौन ताकतवर है, ये होड़ लग गई। ठीक है, और इन दोनों के बीच में तनाव की स्थिति उत्पन्न होने लगी। तो यही तनाव की जो स्थिति है, इसी का नाम है शीत युद्ध। ये कोई आमने सामने युद्ध नहीं है, अस्त्र शस्त्र से लड़ा जाने वाला युद्ध नहीं है। ये राजनयिक रूप से और मनोवैज्ञानिक तरीके से यह युद्ध लड़ा गया। ठीक, अब शीत युद्ध के कारण पूरा विश्व दो गुटों में बंट जाता है। एक आप देखेंगे कि अमेरिकी गुट, इसी को पूंजीवादी गुट के नाम से जाना जाता है, पूंजीवादी देश। इसी को पश्चिमी देश चूंकि इसमें थे तो पश्चिमी गुट कहते हैं। दूसरा अगर देखा जाए तो सोवियत गुट, और सोवियत गुट को जो है साम्यवादी गुट भी कहा जाता है, और इसे पूर्वी गुट भी कहा जाता है। तो पूरा विश्व ये दो गुटों में बंट गया था, अमेरिकी गुट और सोवियत गुट, पूंजीवादी गुट और साम्यवादी गुट। ठीक है, और इस तरह से आप देखेंगे कि ये शक्ति की राजनीति, दो सैन्य शक्तियां उभर करके आई। अधिकांश देश इन्हीं दो गुटों में बटे थे। ठीक है, अब जब भारत और कुछ अन्य देश अपनी नई नई स्वतंत्रता प्राप्त की तो उन्होंने विचार किया कि इन गुटों में शामिल होंगे तो अभी नई प्राप्त स्वतंत्रता फिर समाप्त हो सकती है। अपनी स्वतंत्रता की रक्षा के लिए, अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए, प्रादेशिक अखंडता की रक्षा के लिए हमें इन गुटों से अलग रह करके कार्य करना चाहिए, स्वतंत्र नीति का निर्माण करना चाहिए। और इस तरह से भारत की अगुवाई में आप देखेंगे कि ये गुट निरपेक्षता की नीति का विकास होता है और फिर गुट निरपेक्ष आंदोलन शुरू होता है। ठीक है, अब जवाहरलाल नेहरू गुट निरपेक्ष आंदोलन के जनक माने जाते हैं, भारत या जवाहरलाल नेहरू। इन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि गुटों की राजनीति से पहले भी दो विश्व युद्ध हो चुके थे और हमारा प्रयास ये होगा कि विश्व को हम तीसरे विश्व युद्ध से बचाएं, और इसलिए हमें इन दो गुटों से, इन दो शक्तियों से अलग रह करके एक स्वतंत्र नीति का निर्माण करना चाहिए। ठीक है, अब सैद्धांतिक रूप में तो गुट निरपेक्ष नीति की शुरुआत 1961 से होती है, जब बेलग्रेड में पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन हुआ। लेकिन वास्तविक रूप में ये आप देखेंगे कि 1947 से जब देश स्वतंत्र हुआ, वहीं से भारत की विदेश नीति के रूप में ये शुरू हो गई। अब गुट निरपेक्ष नीति शुरू होने के कई कारण थे। भारत और अन्य नए राष्ट्र जिन्हें हाल ही में स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी,
वो अपनी स्वतंत्रता, संप्रभुता और प्रादेशिक अखंडता को बचाने के लिए गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाई। दूसरी चीज, साम्राज्यवाद, नस्लवाद, इन सब से बचने के लिए भी गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाई। तीसरी चीज ये थी कि आजादी के बाद भारत को अपना सामाजिक आर्थिक विकास करना बहुत आवश्यक था और किसी एक देश से सहायता लेना राजनीतिक दृष्टि से अच्छा नहीं था। इसलिए हम किसी गुट में नहीं रहेंगे और जिससे भी किसी सहायता मिल सकेगी, शर्तें अनुकूल हों तो हम सहायता ले सके, इसलिए भी भारत गुट निरपेक्षता की नीति अपनाई। तो विदेश नीति के रूप में आप देखेंगे कि गुट निरपेक्षता की नीति अपनाई। यद्यपि समय समय पर भारत का झुकाव भले ही जैसे 1947 से 1954 तक भारत का झुकाव अमेरिकी गुट की तरफ अधिक रहा। कारण यह था कि भारत के सैन्य व्यवस्था ब्रिटेन पर आधारित थी, तो वहां से उपकरण वगैरह लेना पड़ता था। भारत के व्यापारिक संबंध पश्चिमी देशों से थे, अभी भी भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य था। तो ऐसे में पश्चिमी गुट की तरफ या अमेरिकी गुट की तरफ इसका झुकाव स्वाभाविक है। लेकिन अगर कोई भी अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है तो वहां निष्पक्ष रूप से भारत अपना निर्णय लेता था। अब दूसरे चरण में 1954 से आगे अगर देखा जाए तो भारत का झुकाव सोवियत संघ की तरफ रहा। ठीक है, और उसका कारण यह था कि प्रारंभ में सोवियत संघ के नेता स्टालिन का दृष्टिकोण भारत के प्रति अच्छा नहीं था, इसलिए भारत का झुकाव अमेरिका की तरफ था। लेकिन 1954 में जब स्टालिन की मृत्यु हो गई, ख्रुश्चेव सोवियत संघ के नए नेता बने, तो उनका दृष्टिकोण भारत विरोधी नहीं था और फिर भारत के चीन के साथ पंचशील समझौता हुआ, उससे भी सोवियत संघ का झुकाव भारत की तरफ बढ़ा। तो इस तरह से आप देखेंगे कि भारत का झुकाव किसी भी तरफ रहा हो, लेकिन भारत हमेशा से स्वतंत्र नीति का ही निर्णय लिया। 1961 ईस्वी में आप देखेंगे कि बेलग्रेड में, यूगोस्लाविया की राजधानी बेलग्रेड में पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन होता है। 3 नेताओं की बड़ी भूमिका रही, भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, मिस्र के राष्ट्रपति नासिर और यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति टीटो। तो नेहरू, नासिर, टीटो, ठीक है, इनकी भूमिका रही ये बेलग्रेड सम्मेलन में और इन्होंने ही ये निर्णय लिया था कि इस सम्मेलन में किस देश को बुलाना है और किस देश को नहीं बुलाना है। ये निर्णय इन तीनों नेताओं को लेना था और इसी आधार पर फिर आप देखेंगे कि इन्होंने 25 देशों को आमंत्रित किया, यानी पहले गुट निरपेक्ष सम्मेलन में कुल 25 देश जो है सम्मिलित हुए थे। ठीक है, तो विदेश नीति के रूप में इन्होंने गुट निरपेक्ष नीति का अनुसरण किया। ये जवाहरलाल नेहरू की विदेश नीति थी। पड़ोसी देशों से आप देखेंगे कि पाकिस्तान और चीन को छोड़ करके इनके संबंध सामान्य रहे। पाकिस्तान का जन्म ही लड़ते हुए हुआ है, भाई आजादी से पहले ही वो संघर्ष कर रहा था, उसी संघ लड़ते लड़ते पैदा हुआ। और पाकिस्तान के विदेश नीति का मुख्य लक्ष्य है भारत विरोध। तो भारत विरोध जो है वो पाकिस्तान के विदेश नीति का मुख्य हिस्सा है। ठीक है, तो इस तरह से पाकिस्तान के साथ इसके संबंध शुरू से ही गड़बड़ है। आजादी के बाद ही आप देखेंगे कि कश्मीर का मुद्दा, शरणार्थियों का मुद्दा, सिंध जल विवाद, ये सब रहे, लेकिन समय के साथ अन्य विवाद के मुद्दे सुलझ गए, लेकिन आज भी कश्मीर का मुद्दा बना हुआ है। दूसरा, चीन के साथ नेहरू के संबंध प्रारंभ में तो अच्छे रहे और 1954 में भारत चीन के बीच पंचशील समझौता हुआ, भारत चीनी भाई भाई, और 1958 तक बहुत अच्छे मधुर संबंध रहे। लेकिन फिर आप देखेंगे 1958 में
चीन का एक प्रकाशन, विक्टोरिया प्रकाशन, सरकारी प्रकाशन था, इसने भारत के बहुत बड़े हिस्से को चीन का हिस्सा बताया और तब से चीन जो है भारत के उस हिस्से पर अपनी हमेशा मांग करता रहा। और फिर तिब्बत का मामला जो है भारत चीन संबंधों में दरार पैदा किया। अब देखेंगे कि तिब्बत में दलाई लामा जो बौद्ध प्रमुख थे उनका शासन था और चीन का नियंत्रण था तिब्बत पर। चीन के विरुद्ध तिब्बतियों ने जब विरोध किया तो चीन ने बड़ी कठोरता से इस विद्रोह का दमन किया। दलाई लामा को गुप्त मार्ग से तिब्बत से भागना पड़ा और एक राजनीतिक शरणार्थी के रूप में वो भारत में आ गए। भारत ने मानवता के आधार पर दलाई लामा को शरण तो दे दिया, इस शर्त पर कि वो भारत भूमि से चीन के विरुद्ध कोई आंदोलन नहीं चलाएंगे। ठीक है, लेकिन चीन को ये बात बर्दाश्त नहीं हुई और फिर आप देखेंगे कि चीन ने 8 सितंबर 1962 को भारत पर आक्रमण कर दिया। तो नेहरू के समय में ये एक महत्वपूर्ण घटना घटी, भारत चीन युद्ध, यानी भारत का चीन के साथ युद्ध। 8 सितंबर 1962 को चीन ने दो तरफ से, एक तो मैकमोहन रेखा पार करके नेफा यानी अरुणाचल प्रदेश वाला क्षेत्र, उत्तर पूर्व सीमा पर आक्रमण कर दिया और उत्तर पश्चिम में आप देखेंगे कि अक्साई चीन का क्षेत्र, लद्दाख का जो क्षेत्र था वहां आक्रमण कर दिया और दोनों क्षेत्रों में काफी अंदर तक घुसकर इन्होंने अधिकार कर लिया और आज भी वो क्षेत्र चीन के नियंत्रण में है। आगे इस युद्ध में भारत की सेना पराजित हुई। अमेरिका और ब्रिटेन ने बिना किसी शर्त के भारत की जब सहायता की बात की, सहायता देना शुरू किया, तो 21 नवंबर 1962 को चीन ने एक पक्षीय युद्ध विराम की घोषणा कर दी। तब से ये चीन सीमा विवाद का मुद्दा बना हुआ है। तो ये हमने नेहरू युग की मुख्य बातें आपको बताई। इन चीजों को आपको ध्यान में रखना है। तो आज हमने आपको नेहरू युग के बारे में चर्चा की। ठीक है, तो नेहरू युग में आपको हमने बताया नेहरू का दार्शनिक स्वरूप के बारे में, आपको हमने नेहरू का समाजवाद क्या है, पंचवर्षीय योजनाएं, भूमि सुधार के बारे में, उनकी विदेश नीति के रूप में गुटनिरपेक्षता की नीति, पाकिस्तान चीन के साथ उनके संबंधों के बारे में बताया। ठीक है, तो इस तरह से आप देखेंगे कि आधुनिक भारत आज आपका पूर्ण हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम आधुनिक भारत के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की व्याख्या करेंगे। हाँ, और उसके लिए आप व्याख्या सुनने के लिए तैयार रहेंगे। हाँ, और अपने दोस्तों को भी थोड़ा सा इस बात की चर्चा करेंगे। धन्यवाद।